हाँ, नमस्कार विद्यार्थियों। आज अपन उच्च न्यायालय के अंदर बात करेंगे कि उच्च न्यायालय के पास क्या क्या शक्तियाँ होती हैं, उच्च न्यायालय किस प्रकार से काम करता है, उन सब के बारे में अपन पढ़ेंगे। तो आज की अपनी हेडिंग रहेगी उच्च न्यायालय। जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं हाई कोर्ट। क्या कहते हैं? हाई कोर्ट। एक होता है आपके उच्चतम न्यायालय। क्या होता है? उच्चतम न्यायालय, जिसे कहते हैं हम सुप्रीम कोर्ट। क्या कहते हैं? सुप्रीम कोर्ट। वो हमारे देश में सर्वा होता है। हमें हाई कोर्ट की जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है उसके बारे में थोड़ा सा जानेंगे कि संविधान का आर्टिकल आता है, आर्टिकल 214 214 के अनुसार एक हाई कोर्ट होने की बात कही जाती है। आर्टिकल 214 के अनुसार प्रत्येक राज्य में एक हाई कोर्ट होगा। प्रत्येक राज्य में एक हाई कोर्ट होगा। सीधी सी बात है, जो भी राज्य होगा उस राज्य के अंदर एक क्या स्थापित किया जाएगा? आपके हाई कोर्ट स्थापित किया जाएगा। वो बंद करना मधुल पंखा, ठीक है। एक हाई कोर्ट स्थापित किया जाएगा। कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? प्रत्येक राज्य के अंदर। कौन सा अनुच्छेद कहता है? अनुच्छेद 214 कहता है कि प्रत्येक राज्य के अंदर एक हाई कोर्ट की स्थापना की जाएगी, ठीक है। अब कैसे की जाएगी उसके बारे में अपन कि अभी वर्तमान में कितने हैं, तो अपने वर्तमान के अंदर 25 हाई कोर्ट है। कितने हैं? 25, ठीक है। 25 हाई कोर्ट है अपने इंडिया के अंदर। कितने हैं? क्या सुप्रीम कोर्ट एक से अधिक हो सकते हैं? नहीं, सुप्रीम कोर्ट हमेशा क्या रहेगा? एक रहेगा, ठीक है। कहाँ पर है सुप्रीम कोर्ट? दिल्ली के अंदर। कहाँ पर है? दिल्ली में स्थित है। हम बात करें तो पहले यहाँ पर 21 हाई कोर्ट थे। कितने थे? 21। पहले कितने थे? 21 थे। लेकिन मार्च 2013 के अंदर 4 और हाई कोर्ट बनाए गए। कितने बनाए गए? 4 और हाई कोर्ट का निर्माण किया गया। कहाँ पर किया गया? मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, ठीक है। मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा, ये प्रमुख 3 क्षेत्र थे। यहाँ पर और क्या बनाए गए? आपके हाई कोर्ट का निर्माण किया गया था। फिर आपके चौथा हाई कोर्ट कहाँ बना? तो चौथा हाई कोर्ट आपके आंध्र प्रदेश में बना। कहाँ पर बना? आंध्र प्रदेश के अंदर। तो चौथा लिखते हैं अपन आंध्र प्रदेश। ये सारे जो तीनों हाई कोर्ट थे, मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा, ये तो बने मार्च 2013 के अंदर। और जो आंध्र प्रदेश वाला था वो बना आपके 2019 के अंदर। कब बना? 2019, हाँ, ठीक है। हाँ, ठीक है। और ये बना आपके 2019 के अंदर आंध्र प्रदेश वाला, ठीक है। ये चीज़ लिखो, उसके बाद देखो आगे। फिर संविधान का एक अनुच्छेद आता है, अनुच्छेद 231। 231 ये कहता है कि पार्लियामेंट, संसद कानून बनाकर 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक हाई कोर्ट, जॉइंट हाई कोर्ट की स्थापना कर सकती है। कौन से अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 231 के तहत। हम उसके बारे में थोड़ा सा समझते हैं कैसे करेगी। कि अनुच्छेद 231 के तहत संसद कानून बनाकर, आर्टिकल 231 क्या बनाएगी? संसद कानून बनाएगी। क्या बनाएगी? संसद कानून बनाकर, कानून बनाया और कानून बनाकर कितने? 2 राज्यों के लिए। कितने राज्यों के लिए? एक हाई कोर्ट, सिंगल हाई कोर्ट टू स्टेट। जैसे अपन एक नॉर्मल सी बात करें कि आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल, ठीक है, इन दोनों के लिए क्या कर सकती है? एक हाई कोर्ट बना सकती है। सिर्फ उदाहरण दिया है, ऐसा अभी यहाँ पर सिस्टम नहीं है। कहीं 2-3 राज्य हैं वहीं पर ऐसा सिस्टम है, ठीक है। आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल की मैंने एक बार बात की। क्या कर सकते? 2 जगह पर हाई कोर्ट बना सकती है। क्या बनाएगी? संसद कानून बनाएगी। कानून बनाकर 2 जगह पर क्या बना सकती है? हाई कोर्ट बना सकती है। मतलब 2 राज्यों के लिए एक हाई कोर्ट का निर्माण कर सकती है। अब देखो आगे। आर्टिकल 230 आता है। आर्टिकल 230 ये कहता है कि संसद कानून बनाकर सुप्रीम कोर्ट का विस्तार संघ शासित क्षेत्रों के अंदर भी कर सकती है। संघ शासित क्षेत्र मतलब समझते हो? केंद्र शासित प्रदेश। कौन से प्रदेश? केंद्र शासित प्रदेश। तो संविधान का अनुच्छेद 230 क्या कहता है? आर्टिकल
30 के अनुसार संसद कानून बनाकर हाईकोर्ट की शक्तियों का विस्तार केंद्र सरकार तक कर सकती है। कहाँ तक कर सकते हैं? केंद्र शासित प्रदेशों तक कर सकती है। केंद्र शासित प्रदेशों तक कर सकती है। ठीक है, क्या कर सकती है? केंद्र शासित प्रदेशों तक अपनी शक्तियों का क्या कर सकती है? विस्तार कर सकती है। कौन करेगी? संसद करेगी। कौन करेगी? संसद करेगी। कि भारत के अंदर यदि हमें पता चले कि भारत के अंदर सर्वप्रथम हाईकोर्ट की स्थापना कब की गई, उसके बारे में अपन थोड़ी सी चर्चा करते हैं। उच्च न्यायालय अधिनियम 1861, कौन सा? 1861 के तहत हमारे भारत के अंदर 2-3 क्षेत्र ऐसे थे, वहाँ पर आपके हाई कोर्ट की क्या की गई थी? स्थापना की गई थी। कौन कौन से क्षेत्र थे? बॉम्बे, मद्रास और कलकत्ता। तो क्या लिख सकते हैं नोट डाल के? 1861 के अधिनियम के तहत उच्च न्यायालय अधिनियम 1861, कौन सा अधिनियम था? 1861 के तहत भारत में 1862 में बॉम्बे, मद्रास और कलकत्ता उच्च न्यायालय की स्थापना की गई। उच्च न्यायालय की स्थापना की गई। ठीक है, कहाँ पर? बॉम्बे में की गई, मद्रास में की गई और कलकत्ता के अंदर उच्च न्यायालय की क्या की गई? स्थापना की गई। कौन से अधिनियम के तहत? उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 के तहत हमारे भारत के 3 प्रेसिडेंटी एरिया। ठीक है, मतलब यहाँ पर अंग्रेजों का शासन था। आपने नगर नियोजन पढ़ा होगा 12th क्लास की हिस्ट्री की बुक के फाइनल वाली बुक के अंदर, बॉम्बे, मद्रास और कलकत्ता नगर नियोजन पढ़ा था ना अंग्रेजों का। तो वहीं पर इन्होंने क्या बनाए? हाईकोर्ट की स्थापना की। किसने? अंग्रेजों ने। ठीक है, कौन से अधिनियम के तहत? 1861 के अधिनियम के तहत। फिर है संयुक्त उच्च न्यायालय के किन किन राज्यों के अंदर आपके संयुक्त उच्च न्यायालय की स्थापना की गई है, कि कौन से ऐसे 2-3 राज्य हैं जिनका एक क्या है? हाईकोर्ट है। तो अपनी हेडिंग क्या रहेगी? संयुक्त उच्च न्यायालय। संयुक्त उच्च न्यायालय। संयुक्त उच्च न्यायालय। संयुक्त उच्च न्यायालय। सबसे पहले तो आता है पंजाब। कौन सा? क्या हो गया? पंजाब। और क्या आएगा आपके साथ साथ? हरियाणा। क्या आएगा? हरियाणा। और चंडीगढ़। क्या आएगा? इन तीनों का एक सिंगल क्या है? हाई कोर्ट है। कहाँ पर स्थित है? चंडीगढ़ में। कहाँ पर है? ठीक है, कहाँ पर है? चंडीगढ़ में स्थित है। ठीक है ना। और देखो महाराष्ट्र, गोवा और दमन व दीप। महाराष्ट्र, गोवा, दमन और दीप। कौन से? महाराष्ट्र, गोवा, दमन व दीप। दमन व दीप केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, इन तीनों का क्या है? हाई कोर्ट एक जगह पर है। कहाँ पर है? बॉम्बे के अंदर। कहाँ पर है? बॉम्बे हाई कोर्ट। तो अब आपको सवाल पूछे कि कौन कौन से राज्य ऐसे हैं जिनका संयुक्त हाई कोर्ट है। तो कौन कौन के हैं? महाराष्ट्र, गोवा और दमन व दीप का कौन सा है? बॉम्बे हाई कोर्ट। पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ का कौन सा है? चंडीगढ़ हाई कोर्ट। ठीक है, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मिजोरम। असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मिजोरम, ये 4 राज्य हैं। इन 4 राज्यों का भी क्या होगा? एक संयुक्त हाईकोर्ट होगा। कहाँ पर होगा? गुवाहाटी में। कहाँ पर है? गुवाहाटी। कहाँ पर स्थित है? गुवाहाटी में स्थित है।
फिर आपके तमिलनाडु और पुडुचेरी, इन दोनों का भी एक हाई कोर्ट है। कहाँ पर है? मद्रास हाई कोर्ट। कौन सा है? मद्रास हाई कोर्ट। वो भी अपन लिखते हैं कि तमिलनाडु और उनका तमिलनाडु व मद्रास, क्या है? मद्रास। इन दोनों का हाईकोर्ट कहाँ होगा? मद्रास हाईकोर्ट। कौन सा है? मद्रास हाईकोर्ट, सॉरी, तमिलनाडु और पुडुचेरी। कौन सा हाईकोर्ट है? मद्रास हाईकोर्ट। कौन सा है? मद्रास। ठीक है। फिर आपके केरल और लक्षद्वीप, क्या है? केरल और लक्षद्वीप, इनका कहाँ पर है? एर्नाकुलम। केरल व लक्षद्वीप, एर्नाकुलम, एर्नाकुलम हाईकोर्ट। फिर आपके वेस्ट बंगाल और अंडमान निकोबार द्वीप समूह का कहाँ पर है? कलकत्ता के अंदर। एक और लिखते हैं लास्ट, वेस्ट बंगाल व कलकत्ता, वेस्ट बंगाल व अंडमान निकोबार, कहाँ पर है? कलकत्ता। ठीक है। दिल्ली अपने एकमात्र ऐसा संघ शासित प्रदेश है जिसका स्वयं का क्या है? हाईकोर्ट है। बाकी कई संघ शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश है, वहाँ पर हाईकोर्ट की स्थापना नहीं की गई है। ठीक है। एकमात्र कौन सा है? दिल्ली। तो नोट डाल के आप लिख सकते हो कि दिल्ली एकमात्र संघ शासित प्रदेश है जिसके स्वयं का क्या है? हाईकोर्ट है। ठीक है। अब अपन थोड़ी राजस्थान की बात करेंगे कि राजस्थान के अंदर हाईकोर्ट की स्थापना कब हुई। 29 अगस्त 1949 की बात आती है। सवाई मानसिंह सेकंड ने आपके राजस्थान हाईकोर्ट का क्या किया? उद्घाटन किया। उस समय एक मुख्य न्यायाधीश व 11 अन्य न्यायाधीश थे। कितना? एक तो क्या था? मुख्य न्यायाधीश, और 11 क्या थे? अन्य न्यायाधीश थे। तो किसने स्थापना की? 29 अगस्त। कब स्थापना हुई? 29 अगस्त 1949। किसने की? सवाई मानसिंह सेकंड। किसने की? ठीक है, सवाई मानसिंह सेकंड ने क्या की थी? आपके हाईकोर्ट की स्थापना। कौन सा हाईकोर्ट? राजस्थान हाईकोर्ट की स्थापना की गई थी। ठीक है। इसका उद्घाटन किया गया और इस समय कितने? एक क्या था? मुख्य न्यायाधीश प्लस 11 क्या थे? अन्य न्यायाधीश। क्या थे? अन्य न्यायाधीश मतलब समझे? एक तो क्या होगा? मेन जज, उसके पास में काम करने वाले कितने थे? 11 और थे। ठीक है। प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे आपके? कमलकांत वर्मा। कौन थे? कमलकांत वर्मा। ये भी लिख लेते हैं, प्रथम मुख्य न्यायाधीश, प्रथम मुख्य न्यायाधीश। कमलकांत वर्मा। कमलकांत वर्मा प्रथम क्या थे? आपके मुख्य न्यायाधीश थे। 1958 की बात आती है। 1958 के अंदर जयपुर पीठ को समाप्त कर दिया गया और इस पीठ को कहाँ ले जाया गया? जोधपुर के अंदर ले जाया गया। सॉरी, अपन देखो इसमें समझते हैं कि 1959 के अंदर 1958 में इस पीठ को समाप्त कर दिया। मतलब जो यहाँ पर हाईकोर्ट स्थापित था उसको क्या कर दिया? इसकी एक पीठ स्थापित थी। मेन हाईकोर्ट तो अभी वर्तमान में कहाँ है? आपके जोधपुर के अंदर। इसकी एक पीठ यहाँ पर स्थापित थी, उसको 1958 के अंदर क्या कर दिया? समाप्त कर दिया गया और 1977 के अंदर इसको पुनः स्थापित किया। 1977 में पुनः स्थापित किया। ठीक है। 1977 के अंदर इस पीठ को क्या कर दिया? वापस स्थापित कर दिया।
उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या क्या है? निर्धारित नहीं है कि कितने हो सकते हैं, कितने नहीं हो सकते। लेकिन संविधान का एक आर्टिकल आता है, आर्टिकल 216 के अनुसार उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या का निर्धारण करने का अधिकार किसके पास है? राष्ट्रपति के पास है। किसके पास है? राष्ट्रपति के पास। तो अपन ये चीज़ भी लिख लेते हैं कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या निश्चित नहीं है। हाईकोर्ट, अब उच्च न्यायालय में हाईकोर्ट लिखूंगा ना, हाईकोर्ट के सदस्यों की संख्या निर्धारित नहीं है, नहीं है, परंतु आर्टिकल 216 के अनुसार इनकी संख्या का निर्धारण कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। कौन करेगा? ठीक है, कौन करेगा? राष्ट्रपति इनकी संख्या को क्या करेगा? निर्धारण करेगा। ठीक है, राजस्थान उच्च न्यायालय के अंदर वर्तमान में कितना है? 49+1 कितना है? हाईकोर्ट में 49+1। ठीक है, एक मुख्य न्यायाधीश और 49 अन्य न्यायाधीश। कितनी निर्धारण की गई? 49+1 हो सकता है राष्ट्रपति के द्वारा निर्धारित। अब क्वालिफिकेशन, योग्यता क्या होनी चाहिए? अब हाईकोर्ट की सारी चीज़ें हमने पढ़ ली, अब उनकी योग्यता पढ़नी भी जरूरी है कि प्रमुख रूप से उनकी क्या क्या योग्यता है और होनी चाहिए। ही एंड सी सिटीजन ऑफ इंडिया, भारत का नागरिक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? भारत का नागरिक होना चाहिए। आर्टिकल 217 के अंदर इनकी क्या दी गई है? योग्यताएं दी गई है। क्या दी गई है? योग्यताएं दी गई है। तो अब देखो उनकी योग्यताओं के बारे में। हाँ, आर्टिकल 217 क्या है? योग्यता। पहली कौन सी है? भारत का नागरिक क्या होना चाहिए? नागरिक होना चाहिए। भारत का नागरिक होना चाहिए। होना चाहिए। कम से कम 10 वर्षों का न्यायिक सेवा का अनुभव होना चाहिए। अनुभव होना चाहिए। सही बात है, यदि अनुभव नहीं होगा तो सीधी सी बात है व्यक्ति सही तरीके से काम नहीं कर पाएगा। ठीक है, उच्च न्यायालय में पिछले 10 वर्षों से क्या होना चाहिए? न्यायाधीश होना चाहिए। क्या होना चाहिए? न्यायाधीश होना चाहिए। उच्च न्यायालय में पिछले 10 वर्षों से न्यायाधीश होना चाहिए, या 10 वर्षों से अधिवक्ता होना चाहिए। क्या होना चाहिए? अधिवक्ता। अधिवक्ता का मतलब यह है कि वकील के रूप में काम करने वाला व्यक्ति होना चाहिए। होना चाहिए। ठीक है, ये प्रमुख क्या होनी चाहिए? योग्यता होनी चाहिए। फिर इनकी नियुक्ति कौन करता है उसके बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं। इनकी क्या पढ़ते हैं? नियुक्ति पढ़ते हैं। नियुक्ति कौन करता है? इनकी नियुक्ति के लिए कॉलेजियम होता है। क्या होता है? कॉलेजियम। कॉलेजियम की सिफारिश पर कौन करता है इनकी नियुक्ति? राष्ट्रपति करता है। क्या करता है? राष्ट्रपति। नियुक्ति कौन से अनुच्छेद के तहत होगी? आर्टिकल 218। 218 के तहत इनकी क्या होगी? नियुक्ति। इनकी नियुक्ति कॉलेजियम की सिफारिश पर होती है। इनकी नियुक्ति, पहला पॉइंट क्या है? इनकी नियुक्ति कॉलेजियम की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा की जाती है।
कॉलेजियम में कौन होंगे? कॉलेजियम में वरिष्ठम न्यायाधीश क्या होंगे? मेंबर होंगे। कॉलेजियम में वरिष्ठम न्यायाधीश क्या होंगे? सदस्य होंगे। कॉलेजियम में वरिष्ठम न्यायाधीश क्या होते हैं? सदस्य होते हैं। तीसरा पॉइंट क्या रहेगा इसके अंदर कि तीसरा अपन बात करें कि इनकी नियुक्ति से पहले आपको पता होगा, जब मैंने आपको राज्यपाल पढ़ाया तब राज्यपाल की क्या ली जाती है? विचार विमर्श किया जाता है। क्या किया जाता है? विचार विमर्श किया जाता है। तो हम लिख सकते हैं कि इनकी नियुक्ति से पहले राज्यपाल से विचार विमर्श किया जाता है। मतलब विचार विमर्श करेंगे और इनकी क्या कर देंगे? नियुक्ति कर देंगे। ठीक है। अब देखो आगे शपथ कौन दिलवाता है? शपथ के बारे में पढ़ते हैं कि इनकी शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है। आर्टिकल 219 इनकी शपथ की क्या करता है? बात करता है। इन्हें राज्यपाल अथवा राज्यपाल के द्वारा नियुक्त किसी भी व्यक्ति द्वारा इनको क्या दिलाई जा सकती है? शपथ दिलाई जा सकती है। अब शपथ किस बात की लेते हैं? सभी न्यायाधीश संविधान के प्रति निष्ठा की शपथ लेते हैं। कैसी शपथ लेते हैं? सभी व्यक्ति जो न्यायाधीश होते हैं वो संविधान के प्रति कैसे बनाए रखेंगे? निष्ठा बनाए रखेंगे। संविधान का क्या करेंगे? पालन करेंगे। इस नाम की क्या लेते हैं? वो शपथ लेते हैं। तो आगे अपन शपथ की बात करते हैं। आर्टिकल 219 कौन सा 19? आर्टिकल 219 क्या है? शपथ। क्या है? शपथ। शपथ के अंदर कौन दिलाएगा? राज्यपाल या राज्यपाल के द्वारा नियुक्त किसी भी व्यक्ति द्वारा इनको शपथ दिलाई जाती है। किस बात की शपथ लेंगे? संविधान के प्रति ये लिखते हैं हाईकोर्ट के न्यायाधीश निष्ठा की शपथ लेते हैं। कैसी? निष्ठा की शपथ लेते हैं। किसके प्रति निष्ठा? संविधान के प्रति। ठीक है। संविधान के प्रति निष्ठा की शपथ ये लोग लेते हैं। अब इनको वेतन कहाँ से दिया जाएगा? हाईकोर्ट के न्यायाधीश है, सीधी सी बात है। राज्य सरकार वहन करेगी। कौन वहन करेगी? राज्य सरकार। इनको पेंशन कौन देगी? केंद्र सरकार देगी। कौन देगी? केंद्र सरकार। ध्यान रखना, ये पूछ लेगा इनको पेंशन कौन देगी? पेंशन कौन देगी? केंद्र सरकार। पेमेंट कौन देगी? राज्य सरकार। जिस राज्य के अंदर ये नियुक्त है वहाँ की गवर्नमेंट इनको क्या देगी? पैसे देगी। ठीक है ना। और इनके पद पर रहते हुए इनकी जो वेतन के अंदर हानिकारक परिवर्तन नहीं किए जा सकते। ठीक है। तो लिखते हैं वेतन। क्या लिखते हैं? पेमेंट। सीधी बात है, बिना पैसे के कोई काम नहीं करता, तो इनको भी तो पैसे चाहिए। अब पैसे कहाँ से मिलेंगे ये देखते हैं। वेतन। क्या लिखोगे? वेतन लिखना। ठीक है। नोट डाल के लिख लेना कि इनको वेतन राज्य की संचित निधि से दिया जाता है। कौन सी निधि से? निधि से दिया जाता है। वह इनको पेंशन कहाँ से दी जाएगी? हाँ, केंद्र सरकार की संचित निधि से। केंद्र सरकार की संचित निधि से दी जाती है।
जाती हैं। अब और क्या है कि पद पर रहते हुए इनके वेतन में हानिकारक परिवर्तन नहीं किए जा सकते। लिख लेते हैं कि पद पर रहते हुए इनके वेतन में हानिकारक परिवर्तन नहीं किए जा सकते, ठीक है। पद पर रहते हुए इनके वेतन में क्या नहीं किए जा सकते, हानिकारक परिवर्तन नहीं किए जा सकते। लिख लो। अब एक चीज और आती है कि क्या जैसे इन्होंने अपनी नौकरी पूरी कर दी, नौकरी के बाद ये रिटायर हो गए, रिटायर होने के बाद किसी भी उच्च न्यायालय के अंदर क्या ये अधिवक्ता के रूप में कार्य कर सकते हैं? कर सकते हैं या नहीं कर सकते? नहीं कर सकते, ठीक है। अधिवक्ता के रूप में कार्य नहीं करेंगे, ठीक है। क्यों नहीं करेंगे? सीधी सी बात है, उसी कोर्ट के अंदर इन्होंने काम किया है, जज बन के काम किया है। अब वो सीधी बात वकील बन के काम थोड़ी करेंगे, इनकी इमेज डाउन होगी कि नहीं होगी? सीधी सी बात है, काम नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो अधिवक्ता के रूप में कार्य नहीं कर सकते, क्योंकि उनको पता होगा कि कौन कौन से केस आए हुए हैं, इनका सुलटारा कैसे होगा, इसको तो पता होगा। यदि वो अधिवक्ता के रूप में कार्य करेगा, सीधी सी बात है ना, केस जीत जाएंगे ना सारे के सारे लोग, इसके लिए वो अधिवक्ता के रूप में कार्य नहीं करेगा। तो आर्टिकल 220 ये कहता है कि सेवानिवृत्ति के बाद उच्च न्यायालय का न्यायाधीश आर्टिकल 220 के अनुसार सेवानिवृत्ति के बाद हाईकोर्ट के न्यायाधीश किसी भी हाईकोर्ट में अधिवक्ता के रूप में अपनी सेवाएं दे सकता है कि नहीं दे सकता है? नहीं दे सकते, ठीक है ना, नहीं दे सकते। तो अपनी सेवाएं नहीं दे सकते जिन हाईकोर्ट में उन्होंने कार्य किया हो, अब देखो क्या चीज़ लिखी हुई है कि जिन हाईकोर्ट के अंदर उन्होंने कार्य किया है वहाँ पर ये अपनी सेवाएं नहीं दे सकते, लेकिन बाकी हाईकोर्ट के अंदर क्या दे सकते हैं? अपनी सेवाएं दे सकते हैं। हाँ, लेकिन नीचे क्या लिखा? ठीक है ना, मतलब जहाँ पर काम नहीं किया है वहाँ पर दे सकता है, जहाँ पर काम किया है वहाँ पर नहीं दे सकता, ये चीज़ है। या ऐसे लिख दो कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश सेवानिवृत्ति के बाद उन हाईकोर्ट में अधिवक्ता के रूप में अपनी सेवाएं नहीं दे सकते जिन पर उन्होंने कार्य किया है, ठीक है। किसी की जगह ये लिख लो, सेवानिवृत्ति के बाद हाईकोर्ट के न्यायाधीश उन लिख दो यहाँ पर, क्या लिखोगे? उन हाईकोर्ट अधिवक्ता के रूप में अपनी सेवाएं नहीं दे सकते जहाँ पर हाईकोर्ट के रूप में कार्य किया, जहाँ पर न्यायाधीश के रूप में कार्य किया। क्या न्यायाधीशों का कार्यकाल होता है? क्या न्यायाधीशों का कार्यकाल होता है? नहीं होता, न्यायाधीशों का कोई कार्यकाल नहीं होता। उनकी तो सेवानिवृत्ति की क्या होती है? आयु होती है। जैसे आप भी नौकरी लगोगे तो आपका कोई कार्यकाल थोड़ी है, आप लोग क्या करोगे? अपनी सेवाएं दोगे। सरकार ने फिक्स कर चुके हैं आपको कि 60 साल की उम्र होते ही आपको क्या कर दिया जाएगा? सेवानिवृत्त कर दिया जाएगा, आपको आपकी नौकरी से फ्री कर दिया जाएगा, ठीक है। तो आपका कोई कार्यकाल नहीं होता, कार्यकाल तो नेताओं का होता है, ठीक है। 5 साल के लिए चुने जाएंगे तो 5 साल का क्या हो रहा है? कार्यकाल। इसीलिए पॉलिटिक्स की लैंग्वेज को समझना बहुत ज़रूरी होता है। आपकी लैंग्वेज आपका सवाल गलत करवा सकती है, ठीक है ना। तो इनका कोई कार्यकाल नहीं होता, इनकी सेवानिवृत्ति की क्या होती है? आयु, ठीक है ना। सेवानिवृत्ति क्या होती है? आयु। ठीक है, तो इनका कोई कार्यकाल नहीं होता।
क्या लिख सकते हैं, इनका कोई कार्यकाल नहीं होता, कार्यकाल नहीं होता है। इनकी सेवानिवृत्त आयु सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की कितनी है, 65 वर्ष, कितनी है 65, और हाई कोर्ट के न्यायाधीश की 62 वर्ष है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट मतलब उच्चतम न्यायालय और हाई कोर्ट मतलब उच्च न्यायालय। अब देखो कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश, यदि न्यायाधीश नहीं होगा तो उसकी जगह पर किसको, कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश को नियुक्त किया जा सकता है। कौन से अनुच्छेद के तहत, अनुच्छेद 223 के तहत। हाँ, सुप्रीम कोर्ट में 65 वर्ष, SC सुप्रीम कोर्ट। क्या है, कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश। कार्यवाहक न्यायाधीश, कैसे कार्यवाहक न्यायाधीश की क्या की जाती है, आपके नियुक्ति की जाती है। कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा। कौन करेगा, मुख्य न्यायाधीश का यदि पद खाली हो गया है, ठीक है, रिक्त होने पर राष्ट्रपति उच्च न्यायालय के न्यायाधीश से क्या करेगा, परामर्श लेगा। क्या लेगा, परामर्श, और परामर्श लेकर क्या करेगा, कार्यवाहक न्यायाधीश की क्या करेगा, नियुक्ति करेगा। देखो कैसे कि हाई कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश का देश का पद रिक्त होने पर राष्ट्रपति किसी अन्य न्यायाधीश को कार्यवाहक न्यायाधीश नियुक्त करेगा। क्या करेगा, कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करेगा। मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करेगा। क्या करेगा, कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करेगा। फिर है अतिरिक्त न्यायाधीश। आर्टिकल 224 कहता है अतिरिक्त न्यायाधीश की नियुक्ति। अतिरिक्त न्यायाधीश की नियुक्ति क्यों की जाएगी, यदि उच्च न्यायालय के कार्य के अंदर क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। अब वृद्धि हो गई, इसका मतलब उन व्यक्तियों से तो काम हो नहीं रहा है, तो राष्ट्रपति उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करके उन व्यक्तियों को जो हाईकोर्ट के अंदर न्यायाधीश बनने की क्या रखते हैं, योग्यता रखते हैं, उनको 2 वर्ष के लिए क्या करेगा, नियुक्त करेगा। ठीक है, ये चीज़ भी लिख लेते हैं। अपर या अतिरिक्त न्यायाधीश, आर्टिकल 224 क्या है, अपर या अतिरिक्त न्यायाधीश। लिखो इसके अंदर लिखो, हाईकोर्ट के कार्य के अंदर वृद्धि होने पर, हाईकोर्ट के कार्य में 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 वृद्धि होने पर राष्ट्रपति हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श लेकर, हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श लेकर, हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श लेकर, हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श लेकर अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कर सकता है। अन्य या अतिरिक्त न्यायाधीशों की नियुक्ति कर सकता है। ठीक है, परामर्श लेकर
अतिरिक्त न्यायाधीशों की नियुक्ति कर सकता है। फिर लिखो, राष्ट्रपति उन न्यायाधीशों की नियुक्ति करेगा, 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 राष्ट्रपति उन न्यायाधीशों की नियुक्ति करेगा जो हाईकोर्ट के न्यायाधीश बनने की योग्यता रखते हो, जो हाईकोर्ट के न्यायाधीश बनने की योग्यता रखते हो, जो हाईकोर्ट के न्यायाधीश बनने की योग्यता रखते हो, जो हाईकोर्ट के न्यायाधीश बनने की योग्यता रखते हो। फिर इनकी नियुक्ति 2 वर्ष के लिए की जाएगी, इनकी नियुक्ति 2 वर्ष के लिए की जाएगी। अब इनका ट्रांसफर कैसे होता है, ठीक है। तो आर्टिकल 222 आर्टिकल 222 क्या कहता है, देखो, आर्टिकल 222 इनका स्थानांतरण, क्या पढ़ेंगे, स्थानांतरण। कौन करेगा इसका इनका स्थानांतरण, राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश, भारत के मुख्य न्यायाधीश है ना, भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श कर हाईकोर्ट के न्यायाधीशों का स्थानांतरण कर सकता है। ठीक है, फिर लिखो आर्टिकल 215। आर्टिकल 215 क्या कहता है कि उच्च न्यायालय अभिलेख के न्यायालय के रूप में कार्य करता है। अभिलेख के न्यायालय के मतलब अपने सारे रिकॉर्ड क्या रखता है, सुरक्षित रखता है। यदि उनके रिकॉर्ड्स या उनके कार्य का उल्लंघन किया गया तो क्या कर सकता है, वो किसी भी व्यक्ति को दंड दे सकता है, ठीक है, सजा दे सकता है। 215 लिखा था ना, टेंशन क्यों ले रहा हो। आर्टिकल 215 हाईकोर्ट अभिलेख के न्यायालय के रूप में कार्य करता है। न्यायालय के रूप में कार्य करता है। इसकी अवमानना पर दंड देने का अधिकार है। ठीक है, सीधी बात है, कोई न्यायाधीश बैठा है या फिर कोई भी सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश है, वो भी अवमानना करता है, उसको भी क्या दिया जा सकता है, आपके दंड दिया जा सकता है। फिर आर्टिकल 226। आर्टिकल 226 ये कहता है कि हाईकोर्ट के पास भी याचिका जारी करने का अधिकार है। जब अपन फंडामेंटल राइट्स पढ़ते हैं, मौलिक अधिकार पढ़ते हैं, मौलिक अधिकार का आर्टिकल नंबर 32 आता है। 32 हमें संवैधानिक उपचारों का अधिकार देता है। उसके तहत उसके बाद पॉइंट आता है कि जो आपके सुप्रीम कोर्ट है वो 5 याचिकाएं जारी करता है। कितनी याचिकाएं जारी करता है? 5। अपने किसकी? मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए। वैसे के वैसे आर्टिकल 226 के तहत आपका हाईकोर्ट भी कितनी? 6 याचिकाएं जारी कर सकता है। हाईकोर्ट जो याचिकाएं जारी करता है उसे इंजेक्शन कहता है। क्या कहता है? इंजेक्शन। वो इंजेक्शन नहीं, सुई लगाने वाला नहीं, ठीक है। ठीक है, तो क्या कर सकता है आर्टिकल 226 के तहत? आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट के पास भी
याचिका जारी करने का अधिकार है। याचिका जारी करने का अधिकार है। क्या है? अधिकार है। वो भी याचिका जारी कर सकता है। ठीक है। हाईकोर्ट के द्वारा जारी याचिकाओं को इंजंक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? इंजंक्शन कहते हैं। किसके लिए करता है? ये मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए करता है। आर्टिकल 228 ये कहता है कि हाईकोर्ट सत्र न्यायालय के अंदर चलने वाले किसी भी मामले को अपने पास मंगा सकता है। हाईकोर्ट सत्र न्यायालय में चल रहे किसी भी मामले को अपने पास मंगवा सकता है किसी अन्य सत्र न्यायालय में स्थानांतरण कर सकता है। ठीक है। अपने पास मंगा सकता है, किसी अन्य न्यायालय के अंदर भेज सकता है। फिर है आर्टिकल 229। आर्टिकल 229 ये कहता है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के जो अधिकारी है, कर्मचारी है, उन सब की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? मुख्य न्यायाधीश द्वारा की जाती है। ये भी चीज़ें लिख लेते हैं लास्ट कि आर्टिकल 229 के तहत इनके हाई कोर्ट के अधिकारियों व कर्मचारियों की नियुक्ति मुख्य न्यायाधीश द्वारा की जाती है। मुख्य न्यायाधीश द्वारा की जाती है। कौन करेगा? मुख्य न्यायाधीश करेगा। ठीक है। अब मैंने आपको राज्यपाल के अंदर लिखा दिया कि आर्टिकल 233 के तहत राज्यपाल क्या करेंगे? उच्च न्यायालय के न्यायाधीश से क्या करेंगे? विचार विमर्श करके जिला न्यायाधीशों की क्या करते हैं? नियुक्ति करते हैं। लिखाना जरूरी नहीं है। ठीक है। तो ये सारी पॉइंट हमने राज्यपाल के अंदर लिखा दी। इस प्रकार आपके जो हाई कोर्ट है वो कंप्लीट होता है। बहुत बहुत धन्यवाद और आभार आपका।